डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, एसएसटी के सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के जो टर्म सेकंड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि आप में से बहुत बच्चे जो जानते हैं, मैंने साइंस के भी आपको प्रोवाइड की थी ऐसी ही वीडियो, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल गई थी कि कौन से टॉपिक्स पढ़े जिससे काफ़ी अच्छा स्कोर हो सके। जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सीबीएसई की तरफ से ही एक गाइडेंस दी गई है बच्चों के लिए, ठीक है, कि वो किन टॉपिक्स पर फोकस करें जिससे कि वो अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुछ पहले हमें कुछ स्पेसिफिक टिप्स दे रखी हैं, फिर मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली विद इन द गिवन एक्स्ट्रा टाइम इन द बिगिनिंग। जब आपको 15 मिनट मिलते हैं तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना और देखना उनमें क्या कह रहा है। फिर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, और इसी में सारे क्वेश्चन पढ़ने की बात करनी है आपको। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। ठीक है, और आपको अटेम्प्ट तो करने हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, बाकी मैं आपको ये भी कहूँगा कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और टू द पॉइंट लिखना है। आपको ये नहीं लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, पैराग्राफ इतना बड़ा कर दिया। तो ये सीबीएसई की गाइडलाइंस है, सुन लीजिए अच्छे से। ठीक है, कि आपको जितने भी सब क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो अटेम्प्ट करने हैं और टू द पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, जैसे अपनी हेडिंग लिखी, 2 लाइन एक्सप्लेन कर दी, हेडिंग लिखी, 2 लाइन एक्सप्लेन कर दी, इस तरीके से। ये कह रहा है राइट द आंसर पॉइंट वाइज लिखो, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखो। ठीक है, कंसीडर 1 लाइन इज इक्वल टू 10 अप्रोक्सीमेट वर्ड्स। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से करो कि एक लाइन में लगभग 10 वर्ड आए। ठीक है, इस तरीके से लगभग है, ये नहीं कि आप 10 ही करें, 8 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हाईलाइट द हेडिंग ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर आप कोई भी लंबा क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसकी हेडिंग लिखने के बाद उसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, और उसको हाईलाइट करें। अगर अगर किसी लाइन के अंदर भी कोई मेन बात आप बताना चाहते हैं टीचर को, सर ये देखो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, तो आप उसको भी अंडरलाइन कर दो। राइट द करेक्ट नेम ऑन द गिवन प्लेस एट द मैप। और मैप में बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, सही जगह नाम नहीं लिखते, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, और रिवाइज द आंसर आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर। अगर आपका पेपर टाइम से पहले हो गया तो उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि कई बार मात्रा की गलती होती है, कई बार बिंदी की गलती होती है, डॉट की गलती होती है ना, स्पेलिंग की गलती होती है, उसको ठीक कर लें। और टाइम लिमिट इज लेस, दैट इज 2 आवर्स, और एंड क्वेश्चन आर आल्सो लेस, दैट इज ओनली 13 क्वेश्चन। ये कह रहे टाइम भी कम है 2 घंटे, तो क्वेश्चन भी कम है, 13 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल सब पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन टुगेदर। ये कहा जा रहा है कि सीबीएसई की तरफ से कि कोशिश करो कि एक क्वेश्चन के सारे पार्ट एक जगह हों। ठीक है, हाँ, अगर आप और जगह करते तो सीबीएसई ये नहीं करी नंबर काट देंगे, लेकिन काटने के चांसेस बन जाते हैं। और मस्ट अटेम्प्ट लॉन्ग आंसर इफ पॉसिबल इन द बिगनिंग। और सीबीएसई कह रही कि अगर आप चाहें तो, ये आपके ऊपर है कि लॉन्ग आंसर आप बिगिनिंग में करें, क्योंकि आप पहले देख लो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कौन सा अच्छे से आता है। अब देखो किन टॉपिक्स पर आपको ध्यान रखना वो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये टॉपिक देख लें कि क्या आपको ये अच्छे से आते हैं। देखिए, आपका जो समाजी विज्ञान का सोशल साइंस का जो पेपर है ना, उसमें जो आपकी हिस्ट्री की जो बुक है, इतिहास की बुक है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, भारत और समकालीन विश्व सेकंड, तो वो 10 मार्क्स की है। आपकी कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी कि आपकी जो भूगोल की बुक है, ज्योग्राफी की, समकालीन भारत, वो 10 नंबर की है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि आपकी जो लोकतांत्रिक जो राजनीति है वो आपकी 10 मार्क्स की है, आपकी सिविक्स की बुक। ठीक है, और आपकी ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि अर्थव्यवस्था की जो बुक है आपकी, ठीक है, वो भी जो है आपकी अर्थव्यवस्था की जो बुक है ना, वो भी आपकी 10 नंबर की है। ठीक है, तो अब देखो आपका जो इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है ना, उसमें नेशनलिज्म इन इंडिया है, भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें ये टॉपिक अच्छे से आप करो। देखो क्या आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से आते हैं। ठीक है, देखो क्या आपको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडिया,
मतलब भारत पर आर्थिक और राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध का। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको क्या आंसर पता है, किसके फ़ायदे हुए नुकसान हुए, तो आपको बताना पड़ेगा। फ़ायदे भी हुए थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सी फैक्ट्रियाँ अभी भारत में खुलने लग गई। नुकसान क्या हुए ये भी बताने पड़ेंगे। जब भी प्रभाव आए तो फ़ायदे नुकसान दोनों बताओ, ठीक है। फिर आइडिया ऑफ सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का जो विचार था वो क्या है, सत्याग्रह क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको करना है, लेकिन इन पर ज़्यादा आपको फोकस करना है क्योंकि सीबीएसई ने फोकस ये जारी किया हुआ है, ठीक है। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ये कह रहा है कि आपका डिफरेंस आ सकता है कि जो असहयोग आंदोलन है, ठीक है, असहयोग आंदोलन है, और जो सिविल डिसोबीडेंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है ये आ सकता है, ठीक है। और इनके बारे में इनका उद्देश्य क्या था, इनमें कौन कौन सी विधियाँ अपनाई गई, किन किन लोगों ने भाग लिया, इसके क्या परिणाम निकले और इनकी क्या कमियाँ थी, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। कोऑपरेशन मूवमेंट की कमी क्या थी, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसकी क्या कमी थी, सिविल डिसोबीडेंस की क्या कमी थी, ये बंद क्यों कर दिया, और ये क्यों बंद कर दिया गया, चोरी चोरी घटना घटी थी ना, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को, है ना। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था, है ना। चलो अब आगे देखो। उसके बाद है परसेप्शन ऑफ स्वराज। अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्वराज का मतलब अलग अलग लोगों ने कैसे लिया। जैसे गांव के किसानों ने कैसे लिया, मजदूरों ने कैसे लिया, आदिवासियों ने कैसे लिया। जो जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो आपके बुक में जो टॉपिक दे रखे हैं वो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें है कि रोल ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पूना पैक्ट क्या है, और डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के लोगों ने क्या किया था। पूना पैक्ट जो है ना वो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में होने वाला समझौता था, ठीक है। तो उसके बाद हाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इमर्ज इन इंडिया, और ये कि इंडिया के अंदर जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है वो कैसे उत्पन्न है, मतलब सब लोग एक साथ हो गए, एकता हुई, ये इसको ये कैसे हुई, इसमें क्या क्या हुआ था, कौन कौन से वो सेंस थे, मतलब जो चिन्ह थे चिन्ह उसके बारे में बता देना। और देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर कि शॉर्ट नोट रोल कर लो, जनरल बाग कर लो, खिलाफत मूवमेंट कर लो, 7 कमीशन कर लो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लो। देखो जहाँ वो कह रहा है तो इन्हें अच्छे से कर लो, क्योंकि मैंने साइंस का बनाया था तो बच्चे, जिन बच्चों ने देखा उन्हें पता होगा कि वही टॉपिक्स पर ध्यान दिया है और उन्हीं में से सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। क्योंकि इस बार बच्चों ने कहा कि एसएसटी की से पहले प्रोवाइड करो, हमें रिवीजन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसलिए स्पेशली आपके लिए लेकर आया हूँ पहले, ठीक है। और मैप वर्क इसमें से देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपकी जो जियोग्राफी है, भूगोल है, ठीक है, उसमें आपका एक मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में केवल आपका जो है मैप वर्क आ रहा है, ठीक है ना। इसमें से आपका केवल मैप वर्क आ रहा है, मानचित्र का काम आएगा, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है। और जो आपका विनिर्माण उद्योग है, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसमें क्या क्या आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो डिसाइड होते हैं। जैसे पूंजी हो गई, मतलब कौन कौन से कारक होते हैं। जैसे अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं ना, जैसे एग्जाम में घुमा के बोल सकता है कि जैसे मुंबई के अंदर ही बहुत बड़ी मात्रा में, ये महाराष्ट्र के अंदर ही बहुत बड़ी मात्रा में चीनी की फैक्ट्री क्यों लग रही है, बोलोगे क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो गन्ना उगता है उसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो अकुशल और कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। इस तरीके से ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा हुगली नदी के किनारे पर ही बड़ी मात्रा में जो है वो पटसन उद्योग क्यों है, जूट की फैक्ट्री क्यों, क्योंकि जूट के लिए बहुत बड़ा पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए तो हुगली नदी प्रोवाइड करती है ना। उसके बाद यहाँ बोला गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योग कौन कौन से होते हैं। जैसे कच्चे माल के आधार पर ऑन द बेसिस रॉ मटेरियल, है ना, एग्रो बेस्ड हो गया, है ना, और आपका मिनरल बेस्ड हो गया, मतलब कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। ऐसी आपका पूंजी के आधार पर आ जाएगा, स्वामित्व के आधार पर आ जाएगा। तो आपको जो मस्ट डू है ना उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, आप उसमें से कर लेना या सपोर्टिव मटेरियल में से कर लेना, उसमें नोट्स के रूप में। ये टॉपिक्स मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी सब अच्छे से देख लो कि आपको आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉटन की इंडस्ट्री को क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या इसको चैलेंज
फेस करने पड़ रहे हैं। शुगर के बारे में बोला है, जूट के बारे में बोला है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में बोला है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के बारे में बोला गया, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, मोटर व्हीकल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। देखो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब इनकी समस्याएं क्या है? देखो समस्याएं आप बता सकते हो, जैसे कि वहाँ पर अगर जैसे प्रॉब्लम पूछेगा तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन को घुमा देना, ठीक है, कि भाई बोलेंगे यहाँ पे उस प्रकार की कुशल श्रमिक नहीं मिल पाते जिनकी आवश्यकता होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, ठीक है, जैसे अगर आप बना कर लिखेंगे तो। और बाकी अगर आपको लड़ना है तो और अच्छी बात है, क्योंकि जो बातें मैंने बोली वो भी सही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। उसकी बात है कि इंडस्ट्री जो है ना, उद्योग वो प्रदूषण कैसे फैलाते हैं, पर्यावरण को कैसे खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो और ऐसी पर्यावरण की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पेड़ लगाओ, ठीक है। और जो जैसे अगर एसिड बहुत ज़्यादा है केमिकल के अंदर तो उसको बेस करके न्यूट्रलाइज कर दो, उदासीनीकरण कर दो, है ना। फिर मैप वर्क है। उसके बाद चैप्टर नंबर यहाँ 7 है। तो चैप्टर 7 में यहाँ पर आपको कंपेरेटिव स्टडी बोला गया कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि सड़क रेल से अच्छी क्यों है, ठीक है, वायुयान जो है वो सड़क से अच्छा क्यों है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यहाँ पर कंपेरेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि सड़क रेल से अच्छी क्यों, तो आप बता दो कि जो सड़क होती है वो घर घर को जोड़ती है, सड़क की जो होता है वो हर यातायात के साधन के लिए प्रयोग में आती है, सड़क की जो होती है निर्माण लागत बहुत कम होती है, सड़क जो है वो पहाड़ों तक बनाई जा सकती है जबकि रेल को हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और सड़क की निर्माण लागत कम आती है, रेलवे की निर्माण लागत ज़्यादा आती है। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक ही लैंग्वेज में हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और कौन कौन से रोड्स होते हैं उसकी बात की जा रही है। देखो आपको सबसे ज़्यादा क्वाड्रिलेटरल जो रोड है ना, ठीक है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जो और ये अच्छे से कर लो कि उत्तर से दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, और बाकी राजमार्ग संख्या नंबर 7 जो हाईवे रोड है 7, 2, ये अच्छे से कर लो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि टूरिज्म क्या रोल प्ले कर रहा है। टूरिज्म पता ना, जो पर्यटन करने के लिए लोग आते हैं, कुछ लोग कुछ घूमने के उद्देश्य से आते हैं, कुछ लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, है ना। तो वो टूरिज्म एक बहुत बड़ा व्यापार है, वो बहुत से लोगों को रोज़गार भी दे रहा है भारत के अंदर। तो उसके क्या बेनिफिट हैं इस तरीके से। फिर ये लोकतांत्रिक की है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक में यहाँ पर आपको एक तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसका बोल रहा है कि आपको उसका मीनिंग क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है, इसका काम क्या है। तो जैसे अब आपसे मैं पूछूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं क्या काम करती हैं, तो आप बोलोगे ये नीतियाँ बनाती हैं, है ना, और ये जो है सरकार मतलब सत्ता को पाना चाहती है और देश में कानून निर्माण करने का काम करती हैं, ठीक है। और जो विपक्षी दल की जो पार्टियां होती हैं और जो सत्ता में पार्टी होती है, जो पावर में होती है, उसकी कमियों को बताती है उसकी, है ना। इस तरीके से आप बना के बोल सकते हो। और ये सबसे बड़ा कि टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एक होती है नेशनल, एक होती है स्टेट। तो एग्जाम में आता है कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब बनेगी, पूरे देश की पार्टी कब बनेगी। जैसे उसको 6% जो है वो वोट मिलते हैं, 4 लोकसभा की सीट मिल जाती हैं, ठीक है। और इस तरीके से और भी आप पढ़ेंगे ऐसे स्टेट की पार्टी कब बनेगी, वही जो विधानसभा की सीटों में उसे 2 सीट मिल जाती हैं, 6% वोट मिल जाते हैं, इस तरीके से। तो फिर एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, उसकी क्या चैलेंजेस हैं, मतलब उनको किन किन समस्याओं को झेलना पड़ता है। देखो एक तो परिवारवाद झेलना पड़ता है, कि जो परिवार है वही ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठते हैं, आम लोगों को उसमें जो भागीदार लेना चाहते हैं उनको आने नहीं देते हैं, ठीक है। और इसमें मनी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। और इसमें जो इंटरनल जो डेमोक्रेसी है उसकी प्रॉब्लम पाई जाती है, आंतरिक लोकतंत्र की, है ना। ये अगर हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज भी रिफॉर्म, ये अगर पॉलिटिकल पार्टी जो कैसे रिफॉर्म हो सकती हैं, ये भी आ सकता है, कैसे निर्मित होते हैं, दोबारा से कैसे बनती हैं। और आपसे पूछ सकता है कि किस देश के अंदर जो है ना एक दलीय व्यवस्था है, मतलब केवल एक 1 पार्टी सिस्टम है। तो भारत के अंदर तो मल्टीपल पार्टी है ना। देख लो दिल्ली के अंदर ही कितनी सारी पार्टी, बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, और आपकी समाजवादी पार्टी है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी है ना। तो कितनी सारी है। तो ये हमारे देश में मल्टीपल है।
और जिन देशों में 2 पार्टी है उसका नाम जैसे कौन सा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। जिसमें एक ही है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी चाइना हो जाएगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 तो बहुत छोटा चैप्टर है बच्चों, इसमें 2 ही टॉपिक हैं कि जो डेमोक्रेटिक जो फॉर्म है ना गवर्नमेंट की, उसके बारे में बताओ, ठीक है, कैसे कैसे होती है। और जो डेमोक्रेसी जब होती है तो उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो आउटकम्स है वो क्या निकलता है, क्या परिणाम निकलते हैं लोकतंत्र के, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आ जाइए। इसमें आपका एक मनी एंड क्रेडिट है, मतलब मुद्रा और साख है। और मुद्रा और साख में यह बता रहा है कि आपका बार्टर सिस्टम आ सकता है, डबल कॉन्फिडेंस और डिमांड। मतलब बार्टर सिस्टम पता है ना किसे कहते हैं आपको, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय, जब वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती है ना, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और डबल कॉन्फिडेंस और डिमांड का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु दूसरे के पास और दूसरे की आवश्यकता की वस्तु पहले के पास हो, तभी वो काम होगा। मतलब इसको बोलते हैं दोहरे परिसंचरण की समस्या पैदा होना। मतलब एक व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु दूसरे के पास होगी और दूसरे की आवश्यकता की वस्तु पहले के पास होगी, तभी लेन देन हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसी जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो कौन कौन सी होती है, मॉडर्न ज़माने में कौन सी है, पुरानी कौन सी है। आरबीआई के क्या काम है, देखो आरबीआई नोट जारी करता है, सरकार का बैंक होता है, सभी बैंकों का बैंक होता है, लोन जारी करता है, जितने भी सब छोटे छोटे बैंक होते हैं उन पर नज़र रखता है। और ये इसमें आ जाता है कि आरबीआई जो है छोटे बैंकों पर नज़र क्यों रखता है, तो आप बता दो कि भाई ये देखने के लिए कि जो बैंक है छोटे बैंक, वो आम जो गरीब लोग उनको लोन दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्या वो नियमों और कायदों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कौन से होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो आपको पता होना चाहिए कि औपचारिक और अनौपचारिक जो साख होती है वो कौन सी होती है। औपचारिक साख जैसे बैंक से लेते हैं, ठीक है, और सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं। अनौपचारिक जैसे आप लाला जी से, सेठ जी से, मित्रों से, रिश्तेदारों से ले रहे हैं, ठीक है, साहूकार से ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक साख कहलाती है। और ये कह रहा है कि क्रेडिट एज एन एसेट एंड डेब्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमाकर पूछता है, केस स्टडी में पूछता है कि जो उधार हम लेते हैं, क्रेडिट मतलब हिंदी में लिखा है साख, जो हम साख लेते हैं वो हमारी संपत्ति भी बन सकता है और हम उसके जाले में फंस भी सकते हैं, डेब्ट ट्रैप हो सकते हैं। तो बोलो कि संपत्ति तो बनेगा जैसे हमने कोई कर्जा लिया और उससे हमारी कमाई बढ़ गई और उस कर्जे को भी चुका दिया, हमारी इनकम बढ़ती चली गई, तो वो तो हमारी संपत्ति बन गई। जैसे एक व्यक्ति ने, अब एग्जांपल लिख सकते हो कि एक व्यक्ति ने एक ट्रैक्टर खरीदा, ठीक है, उधार लेकर 2 लाख का लोन लेकर लिया, उसके बाद उस ट्रैक्टर से उसकी फसल अच्छी हो गई और उसने बहुत अच्छा पैसा कमा लेकर ट्रैक्टर के पैसे भी चुका दिए, तो वो एसेट बन गई उसके लिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर लिया, उसकी फसल ख़राब हो गई तो 2 लाख का कर्जा नहीं चुका पाया और ट्रैक्टर भी उसका उठा के ले गए, तो उस कर्जे को चुकाने के लिए अब उसे और कर्जा लेना पड़ रहा है या वो उस कर्जे तले दबता जा रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका डेट ट्रैप्ड हो गया। फिर ये कह रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंडीशन फॉर क्रेडिट, मतलब अगर हम उधार लेते हैं तो क्या लोन की क्या शर्तें होती हैं, ठीक है, मतलब ऋण की शर्तें। देखो अगर कोई भी लोन देगा तो वो कुछ शर्तें तय करेगा, तो क्या शर्तें होती हैं कि ब्याज क्या होगी, भाई कितना इंटरेस्ट लोगे, ठीक है, किस रेट पर लोगे, कितने महीनों के लिए लोगे, है ना, कौन सी चीज़ आप कोलेट्रल रखवाओगे, कोलेट्रल पे भी क्वेश्चन आता है बच्चों, कोलेट्रल मतलब कौन सी गिरवी रखवाई जाएगी, है ना। और सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब जो 15 से 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं आपस में और आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए, ठीक है, इकट्ठे पैसे करते हो, फिर उसको बैंक में जो है खाता खुलवा लेते हैं, फिर उसकी मदद से उधार भी ले सकते हैं बैंक से और इस तरीके से सभी को उधार प्रदान कर सकते हैं। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। ये आपस में जैसे 15 जने इकट्ठे हुए, एक जने ने 1000 रुपये दिए, ठीक है, तो इस तरीके से कितने रुपये इकट्ठे हो गए, 15 जने थे, 1000 रुपये दिए तो आपके हो गए 15,000। तो 15,000 किसी एक को दे दिए, उधार पैसे से मिलते नहीं आसानी से, और उसे कम ब्याज पे दे दिए और वो उसने अपना कोई काम खोल लिया, ठीक है। इस तरीके से मान लो उसने लड्डू बनाने का काम खोल लिया घर के अंदर, गाय के गोबर के उपले की भी कोई मशीन ले आया, ठीक है, जिससे वो बेच सके उसको, या खाद बनाने का काम शुरू कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी, और ये है आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें एमएनसी के बारे में बता रहा है। एमएनसी के ऊपर आपको करना है, मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं, जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है, उनका उत्पादन और, ठीक है, उत्पादन पर अपना कंट्रोल रखती है। मतलब एमएनसीज आर दोज कंपनीज विच हैव कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन मोर देन 1 कंट्रीज, ठीक है, मतलब जिनका जो है एक से अधिक कंट्रीज़ के ऊपर प्रोडक्शन पर कंट्रोल होता है, ठीक है, जो ट्रेड करती हैं मोर देन 1 कंट्रीज़ पे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एमएनसी बोलते हैं।
फिर ये ग्लोबलाइजेशन और उसकी फीचर के बारे में बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पता है ना कि जब एक कंट्री रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ इंटरेक्शन करती है। ठीक है, तो मतलब जब एक देश शेष विश्व के साथ, ठीक है, तालमेल बनाता है, जिसमें व्यापार, वस्तु, पूंजी, श्रम, तकनीक का आदान प्रदान होता है। ठीक है, मतलब जब वन कंट्री जो होती है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो कैपिटल है, जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो वो लेबर्स हैं, ठीक है, और ट्रेड्स है, वो इस तरीके से अगर काम कर रही है या आइडियाज़ या कल्चर को शेयर कर रही है, तो वो सब ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन याद रखना, ग्लोबलाइजेशन में मेन बात ये है कि व्हेन वन कंट्री ट्रेड्स, ठीक है, ट्रांसफर सर्विसेज टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, मतलब एक कंट्री बाकी शेष विश्व के साथ करे तभी वो वैश्वीकरण कहलाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के भारत पर क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए। तो छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो ख़त्म हो गए, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरह डैमेज हो गई। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लॉइटेड हो गई, क्योंकि उनके द्वारा बना हुआ जो माल है वो बड़ी जो कंपनीज आई हैं फॉरेन से, वो उससे टैकल नहीं कर पाई। ठीक है, और वो बंद होने लग गई धीरे धीरे। अभी भी तो देखो कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का। और तो फेयर ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए ताकि जो उस कंट्री की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो है वो बर्बाद ना हो, ठीक है, एक्सप्लॉइट ना हो वो। ठीक है, तो ये इसमें था, मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और ये कह रहे टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन में क्या इफेक्ट है, क्या रोल है, ये आप सारा टॉपिक अच्छे से कर लेना। ये तो फोकस्ड है, आप बाकी और भी करेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका सपोर्ट रहता है और आप कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की। ठीक है, वीडियो को लाइक प्लीज़ करना जरूर, सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।